हिरनी के कैद होते ही लाली गैदड़ बहुत खुश हुआ। शेर खां ने उसे नाज़िम खुराक मुकर्रर कर दिया। बरसों पहले की बात है। हिमालय के दामन में एक जंगल अपनी हरियाली और अमन व अमान के लिए मशहूर था। यहाँ का बादशाह शेर खां एक ताकतूर और बासूल हुक्मरान था। लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि लगातार 3 साल तक बादलों ने इस जमीन का रख न किया। हरी भरी घास सूख कर जर्द पड़ गई, नदियां सिर्फ पत्थरों का ढेर बन गईं और जानवरों के चेहरों पर मौत का साया लहराने लगा। ये खामोशी मुझे खाए जा रही है। हाथी दादा, क्या हमारी सल्तनत के दिन गने जा चुके हैं? मेरी रियाया भूखी मर रही है और आप कहते हैं सब्र करें। महाराज, कहत एक आजमाइश है। ऐसे वक्त में एक राजा का इम्तिहान उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसके सब्र और तकसीम इंसाफ से होता है। हमें अपने ज़खायर को सबके लिए खोलना होगा, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हों। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि दरबार के कोने में बैठा लाली गीदड़, जो अपनी मीठी जबान और कड़वे दिल के लिए जाना जाता था, आगे बढ़ा और बड़े अदब से झुककर सलाम किया। महाराज की जय हो। हुजूर, हाथी दादा की बातें किताबी हद तक तो ठीक हैं, मगर जमीन पर कुछ और ही हो रहा है। क्या आपको मालूम है कि जब आपके वफादार सिपाही भूखे सूते हैं तो कुछ जानवरों ने खफिया गारों में हरी घास और फलों के ढेर लगा रखे हैं? क्या मेरी सल्तनत में ऐसी खुदगर्जी? लाली, साफ साफ कहो, तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? हुजूर, वो मासूम सूरत हरनी जो हर वक्त आपकी तारीफें करती नहीं थकती, दरअसल वही सबसे बड़ी जखीरा अंदूज है। उसने नदी के पार एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां अब भी नमी है, और वहां से वो घास चराकर अपने गार में छिपाती है। लाली गीदड़ दरअसल हिरनी से खार खाता था, क्योंकि हिरनी ने एक बार उसे एक यतीम हिरण का हक मारते हुए पकड़ लिया था। इंतकाम की आग लाली के सीने में लगी थी। शेर खां ने फौरी तौर पर हिरनी को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। महाराज, मुझ पर ये इल्जाम क्यों? मैं तो खुद अपने बच्चों को सूखे पत्ते खुलाकर गुजारा कर रही हूँ। मेरे घर में तो एक तन का भी इजाफी नहीं। वाह हरनी बीबी, उदाकारी तो कोई आपसे सीखे। महाराज, अगर उसकी तलाशी ली जाए तो सच सामने आ जाएगा, लेकिन ये इतनी चालाक है कि उसने अपना माल कहीं दूर छिपाया है। मेरी तजवीज है कि उसे कड़ी सजा दी जाए ताकि दूसरों को इबरत हो। खामोश हिरनी, अगर तुमने इतराफ न किया तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा जहां पानी का एक कतरा भी मयस्सर नहीं। हुजूर, इंसाफ कीजिए, मैंने कभी चोरी नहीं की। ये गीदड़ झूठ बोल रहा है, ये मेरा दुश्मन है। शेर खां गुस्से का तेज था। उसने लाली की बातों पर यकीन कर लिया और हुक्म दिया कि हिरनी को काली पहाड़ी के गार में कैद कर दिया जाए और उसके बच्चों को जंगल के उस हिस्से में छोड़ दिया जाए जहां सिर्फ झाड़ियां थीं। हाथी दादा ने रोकना चाहा, मगर शेर खां ने उन्हें खामोश कर दिया। हिरनी के कैद होते ही लाली गैदड़ बहुत खुश हुआ। शेर खां ने उसे नाज़िम खुराक मुकर्रर कर दिया। अब लाली के पास तमाम इख्तियारात थे कि कौन सा जानवर कितना खाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। लाली भाई, काम तो बन गया। शेर खां को उल्लू बना दिया। अब बताओ, मेरा हिस्सा कहाँ है? उरे कालू मियां, फिक्र क्यों करते हो? वो जो हमने शाही गोदाम से गोश्त और फल निकालकर उन्हें कन्वे में छिपाए हैं, आज रात वहां महफिल जमेगी। शेर को लग रहा है कि सामान खत्म हो रहा है, उसे क्या पता कि हम ऐश कर रहे हैं। इन दोनों की ये बातें रीछ मियां ने सुन ली। रीछ मियां बहुत समझदार थे। वो जानते थे कि अगर वो बराह रास्त शेर को बताएंगे तो लाली उन्हें झूठा साबित कर देगा। हमम तो ये चौकर है। लाली गीदड़ ने हरनी को फंसाया और खुद डाके डाल रहा है। मुझे हाथी दादा से राब्ता करना होगा, वही इस गीदड़ की खाल उतार सकते हैं। रीछ मियां ने रात के अंधेरे में हाथी दादा को सब कुछ बता दिया। हाथी दादा ने अपनी सौंड हिलाई और मुस्कुराए। उन्हें एक तरकीब सूझ गई। रेछ मैया, तुम जाकर नीलो लोमड़ी को बुलाओ। हमें एक ऐसा ड्रामा रचाना होगा जिसमें लाली खुद अपनी जबान से सच अगल दे। अगली सुबह दरबार में एक अजीब मंजर था। हाथी दादा ने शेर खां से कहा कि जंगल में एक गैबी ताकत आई है जो चोरों का पता बताती है। महाराज,
कल रात मुझे ख्वाब में जंगल के देवता मिले थे। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी जखीरा अंदोजी की है, उसकी जबान तालू से चिपक जाएगी और उसके पेट में घंटियां बजने लगेंगी जैसे ही वो झूठ बोलेगा। क्या वाकई? ये तो बहुत अजीब बात है। लाली गीदड़ ये सुनकर थोड़ा घबराया, लेकिन फिर सोचा कि ये सब तो वहमात हैं। मगर हाथी दादा ने पहले से ही लाली के पीने के पानी में एक ऐसी जड़ी बूटी मिला दी थी जिससे गले में खश्की पैदा होती थी और पेट में गैस की वजह से अजीब आवाजें आती थीं। दरबार की कार्रवाई शुरू हुई। हाथी दादा ने लाली को बुलाया ताकि वो हिसाब किताब पेश करे। लाली जी, क्या आप हिल्फन कह सकते हैं कि शाही गोदाम में कोई चोरी नहीं हुई? जी हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि सब जानवर हैरत से लाली को देखने लगे। लाली जितना बोलने की कोशिश करता, आवाज इतनी ही अजीब निकलती। लाली, ये तुम्हारे पेट से कैसी आवाजें आ रही हैं? क्या तुमने झूठ बोला है? नहीं महाराज, ये तो बस। तभी रीछ मियां दरबार में कूदे और शोर मचाने लगे। महाराज, अगर आपको यकीन न आए तो लाली के गार के पीछे वाले आंधे कन्वें की तलाशी लें। वहां वो सब कुछ मिलेगा जो जंगल के जानवरों के हिस्से का था। शेर खां, हाथी दादा और दीगर जानवर फौरन उस कन्वे की तरफ भागे। वहां पहुंचकर जो मंजर देखा, उसने शेर खां का खून खौला दिया। वहां हिरनों के लिए घास, परंतों के लिए इनाज और शेर के लिए बेहतरीन गोश्त का जखीरा मौजूद था, जिसे लाली और कालो कवा मिलकर हड़प कर रहे थे। लाली, तेरी इतनी हिम्मत! तूने मेरी आंखों में धूल झोंकी और एक मासूम हिरनी को कैद कराया। महाराज, मुझे माफ कर दें, मैं बहक गया था। कालू कुएं ने मुझे अकसाया था। गद्दार की सजा सिर्फ मौत होती है, मगर मैं तुम्हें मौत देकर तुम्हारा दुख खत्म नहीं करूंगा। मैं तुम्हें इस जंगल से जलील करके निकालूंगा और तुम्हारे माथे पर गुदार का निशान लगा दूंगा ताकि कोई भी दरंदा या परंदा तुम्हें पनाह न दे। शेर खान ने लाली को अबरतनाक सजा दी और कालू कुएं को हमेशा के लिए जंगल से बेदखल कर दिया। शेर खान खुद हिरनी को लेने काली पहाड़ी पर गया। जब हिरनी बाहर आई, वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई की चमक अब भी बाकी थी। हरनी, मैं अपनी जल्दबाजी और बेवकूफी पर तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं एक अच्छा राजा बनने में नाकाम रहा क्योंकि मैंने एक मुकार की बातों को एक वफादार की खामोशी पर तरजीह दी। महाराज, बादशाहों से भी गलतियां होती हैं, मगर वही बादशाह अजीम होता है जो अपनी गलती सुधार ले। मुझे खुशी है कि सच सामने आ गया। महाराज, अब वक्त आ गया है कि हम एक ऐसा निजाम बनाएं जहां कोई लाली दोबारा पैदा ना हो सके। मैं तजवीज देता हूं कि हिरनी को जंगल की आमीन बनाया जाए, जो हर जानवर की जरूरत का ख्याल रखेगी। शेर खान ने हिरनी को जंगल की निगरानी इंसाफ मुकर्रर कर दिया। हिरनी ने अपनी जिहानत से कैद के दिनों में भी खुराक की ऐसी तकसीम की कि कोई जानवर भूखा न रहा। कुछ ही दिनों बाद आसमान से रहमत की बारिश हुई और नीलगिरी का जंगल दोबारा अपनी पुरानी रौनक में लौट आया।